లేదు. రెండవది ఇది 100% బీజేపీ ఐడియాలజీ ప్రకారమే జరుగుతున్నట్టు కనబడుతున్నది. బీజేపీ ఈ మధ్యన మాట్లాడుతున్నది, ఏం మాట్లాడుతున్నది? పాస్మాందా ముసల్మాన్ అని మాట్లాడుతున్నది బీజేపీ. तो కాంగ్రెస్ డిక్లరేషను ఈరోజు బీజేపీ ఐడియాలజీకి లింక్ అయి ఉన్నట్టుగా కనబడతా ఉంది. जो बात कांग्रेस आज माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में कह रही है, ये बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ मिला हुआ है. पासमानदा मुसलमान बोल के आज बीजेपी जो बात कह रही है, वही बात आज कांग्रेस पार्टी अपने डिक्लेरेशन के जरिए कर रही है. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आज एक दर्जा दिया हमारे हिंदुस्तान में हिंदू. बंद कराओगे? చలపతి చూడమ్మా, చలపతి బయట పోయి చూడు, విష్ణు బయట పోయి చూడుకున్నాం. दस्तूर ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख और ईसाई तीनों भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ कहती हैं कि मुसलमान और मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख तीनों भी आज रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं. आज कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन ये कहता है, ये बोलता है कि एक कास्ट सेंसस करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को हम मिला देंगे बीसीस में. क्या होगा इससे? दोनों का नुकसान होगा. एक तरफ नुकसान होगा बीसीस का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज का. क्योंकि अगर बीसीस में आपको शामिल कर देंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि कोई अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रहता, अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट नहीं रहता, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज कॉरपोरेशन भी सारे के सारे जब्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे. ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है. कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता है. बीजेपी बार बार आज कह रही है पासमानदा मुसलमान, और लगता है कि कांग्रेस ने भी वही पन्ना, वही पेज आज निकाल के एक कोशिश कर रही है ताकि बैकवर्ड क्लासेस का और मुसलमानों का खास और माइनॉरिटीज़ का झगड़ा हो जाए. एक और मसला यह है इसमें कि एक मर्तबा, एक ही बार 2006-7 में एक बीसीई कैटेगरी क्रिएट किया गया, खास क्योंकि रिजर्वेशन देना था. बट इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान बीसीई में आता, बैकवर्ड क्लासेस में आता. ये नासमझी जो है कांग्रेस पार्टी की, ये जो मुझे नासमझी भी नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि कोई साजिश है दोनों के बीच में एक झगड़ा करने का. मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आज का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो पे यहाँ पे है, वो खुद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला आदमी है, आरएसएस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाला आदमी है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो डिक्लेरेशन बनाए, लगता है कि ये कांग्रेस ऑफिस में नहीं, बीजेपी के दफ्तर में बन के निकली बात. एक और एक बात यह है कि आज अगर एक मिनट के लिए ये समझिए कि कास्ट सेंसस करें आप और मिला दिए आप मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और सिख को बीसीस में, क्या होता? कल सारे के सारे बीसी टूट पड़ेंगे और कहने लगेंगे बैकवर्ड क्लासेस लीडर्स और बैकवर्ड क्लासेस की आवाम कि आप हमारा हक छीन रहे हो, आप हमारे लिए जो गारंटीड था रिजर्वेशन, आप उसमें से ज़बरदस्ती ले रहे हो करके एक रिफ्ट आ जाएगा माइनॉरिटीज़ और बीसीस के बीच में. लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोनों के तरफ सिंसियर नहीं है, ना बीसीस के तरफ सिंसियर है, ना माइनॉरिटीज़ के तरफ सिंसियर है. एक और एक बात है, हमें तो शक यही है कि आज कांग्रेस पार्टी जितना भी यहाँ पे वादा करी, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप तो इतना बदतर ट्रैक रिकॉर्ड है उनका. 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्ता में थी, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में. इसमें अगर उनका बजट आप देखेंगे 2004 और 5 में बजट था माइनॉरिटी वेलफेयर का 39 करोड़, जिसमें से 42% तेलंगाना का शेयर है. मतलब आप कम से कम 16-17 करोड़ था 2004-5 में. और आखिरी में 2004-5 से लेके 13-14 तक अगर आप देखेंगे, आखिरी बजट था 509 करोड़ खर्चा किया गया, 509 करोड़ कुल मिला के पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 23 जिलाओं के लिए, 23 अजलाओं के लिए. अगर इसमें से अगर 42% आप लेंगे तो आप 200 करोड़ के आसपास भी नहीं है. कुल मिला के 10 सालों में 2004 से लेकर 14 तक
10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए तेलंगाना में खर्चा किया 900 करोड़, 930 करोड़, 930 करोड़, 930 करोड़। जबकि तेलंगाना की रियासत बनी और केसीआर साहब का सदारत में यहाँ गवर्नमेंट बनी, तो 2014 से लेके आज तक 2023 तक इन 10 सालों का बजट अगर आप लेंगे, कुल मिला के हमने खर्च किया 10,140 करोड़। कहाँ 900 करोड़, 930 करोड़, कहाँ 10,140 करोड़। ये मैं आपके लिए दे देता हूं, आप जरूर देख सकते हैं आप सभी लोग। అంటే 10 సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మైనారిటీ వెల్ఫేర్కు ఖర్చు పెట్టింది మొత్తం 930 కోట్లు అయితే, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది 10,139 కోట్ల 11 లక్షల రూపాయలు. అంటే వాళ్ళ పెట్టిన దాని మీద చూస్తే దాదాపు 11 రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అది మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ सिंसियरिटी వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, हम लोग 4,000 करोड़ बजट लगाएंगे. आप क्या करेंगे 4,000 करोड़? अभी अगर आप देखेंगे जिस कदर हमने परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे आप कितना परसेंटेज बढ़ा जब से तेलंगाना बना, तब से अगर आज तक अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसी रेट पे बढ़ता गया तो तेलंगाना गवर्नमेंट अगर बीआरएस गवर्नमेंट रहेंगी, ये बजट ऑटोमेटिकली 5,000 करोड़ हो जाता. आप क्या करेंगे 4,000 करोड़? आज जो बजट है तेलंगाना गवर्नमेंट जिस हिसाब से बढ़ाई, अगर आप उसका परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे हर साल, आज ऑटोमेटिकली 5,000 हो जाता. तो आप इसीलिए हम हमारे मैनिफेस्टो में केसीआर भरोसा प्रोग्राम जो है उसमें साफ साफ सीएम साहब ने कहा कि हम बढ़ाते जाएंगे माइनॉरिटी वेलफेयर बजट, जिस कदर हम लोग बढ़ाते गए पिछले 10 साल आगे भी बढ़ाएंगे करके हमने कह दिया. तो आपकी 4,000 क्या है, 5,000 यहीं पे बन रहा. और एक बात मैं कहना चाहता हूं भाइयों से बहनों से, आप एक मर्तबा देखिए कांग्रेस पार्टी का सिंसियरिटी. आज तेलंगाना में आके बोलते 4,000 करोड़ करेंगे, पर अगर आप देखेंगे कर्नाटक में जहां आबादी करीब करीब 1 करोड़ है, वहां उनका बजट है 200 करोड़, 2,000 करोड़. और राजस्थान में जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, जहां आबादी करीब करीब 80 लाख है, वहां उनका बजट है 2,000 करोड़. और तेलंगाना में जहां आबादी है 50 लाख, वो बोलते हैं यहाँ पे कि 4,000 करोड़ करेंगे, जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी 2,200 करोड़ यहाँ पे बजट अलॉट करी. मैं हमारे भाइयों से बहनों से यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी माइनॉरिटी हो, आज तेलंगाना का सबसे ज्यादा बजट है पूरे हिंदुस्तान में. तारीख में इतना बजट किसी ने नहीं दिया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सिवाय केसीआर साहब. आज एक मर्तबा मैं फिर बोलना चाहता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में जहां आबादी है करीब करीब 4 करोड़ माइनॉरिटीज का, वहां की बजट है 1,780 करोड़. और अगली नंबर है वेस्ट बंगाल, जहां आबादी है 2.5 करोड़, वहां पे बजट है 2,100 करोड़. और उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, जहां आबादी है 1.5 करोड़ और वहां की बजट है 674 करोड़. और उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां आबादी है 95 लाख टू 1 करोड़ और वहां की बजट है 2,100 करोड़. और उसके बाद आता है राजस्थान, जहां की आबादी करीब करीब 80 लाख है और वहां की बजट है 1,900 करोड़. और तेलंगाना जहां की आबादी है सिर्फ 50 लाख, बहुत कम है, फिर भी यहाँ की बजट है 2,200 करोड़. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सिंसियर है कौन नहीं. मैं यही एक ही बात कहना चाहता हूं, आज जो प्रपोजल इस डिक्लेरेशन में आपने दिया, ये सरासर गलत है, सरासर बहुत डेंजरस है, खतरनाक है. इससे बीसीज और मुसलमानों के बीच में और बीसीज और माइनॉरिटीज के बीच में तनाव पैदा हो सकता है और अननेसेसरी एक सिचुएशन खड़ा हो सकता है. अच्छी बात नहीं है. एक बात, आज कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम ऑनरोरियम देंगे इमाम्स और मौजन को. मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जहां कहीं भी आपकी गवर्नमेंट है, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां दे रहे क्या आप? पहली मर्तबा केसीआर साहब ने ये फैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया और आज 5,000 आज ऑनरोरियम दिया जा रहा है. हिंदुस्तान में कहीं भी कांग्रेस जहां भी गवर्नमेंट है वहां नहीं दिया जाता. यहाँ बात किया जाता है कि हम देंगे. हम जरूर वादा करते हैं इमाम से और मौजन भाई से कि आज जो 5,000 आपको मिल रहा, इसको हम दुगना करेंगे और ऑन पार, जैसे अर्चक के साथ ऑन पार आपका भी 10,000 जरूर करेंगे, हम वादा करते हैं. साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती रहती है 12% तहफुजात के बारे में बीआरएस ने अपने वादा नहीं निभाया.
मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हमने 16 अप्रैल 2017 को हमने लेजिस्लेशन पास किया असेंबली में तेलंगाना में, और बिल हमने भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रवैया तो आप जानते ही हो, उन्होंने इनकार कर दिया। और इसलिए हमने क्या किया, कोशिश हमने ये की कि सुधीर कमीशन के जरिए एक जो रिपोर्ट बनी, जिसको बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी रैटिफाई किया, हमने साफ साफ कहा कि ये रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन आप दीजिए। बार बार हमने कोशिश की, तब जाके फिर हमें एक इत्तला मिला, एक खबर मिला कि कहीं ये 12% रिजर्वेशन के चक्कर में आप 4% भी ना खो दो। इसीलिए हमने स्ट्रेटेजिकली हमने ये सोचा कि आगे 2024 में एक जब सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी जिसमें बीआरएस का एक अहम भूमिका रहेगा, तो उसमें ज़रूर ये वादा निभाने की कोशिश, क्योंकि 2017 में हमने ये कानून पास किया तेलंगाना असेंबली में, तो निभाने की कोशिश पूरी तरह से तब करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहता हूं, हमने वादा नहीं किया था हमारे मैनिफेस्टो में, पर हमने 2005 स्कूल, हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए 2005 स्कूल और 2004 रेजिडेंशियल कॉलेज भी हमने चालू किया, तश्कील किया हमने माइनॉरिटीज़ के लिए। और करीब करीब 700 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं हर साल बच्चों की तालीम के वास्ते, ताकि वो काबिल बने और दुनिया से मुकाबला करें। साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में जो आज गरीब मुसलमानों को भी, साथ ही साथ गरीब बैकवर्ड क्लासेस को भी 20 लाख तक ओवरसीज स्कॉलरशिप देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो आज कांग्रेस पार्टी करी, मैं उसके बारे में बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये बहुत ख़तरनाक है। ये हमारे मुसलमानों के और माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस के बीच में अननेसेसरी एक तनाव पैदा करने वाली एक प्रोग्राम है। और जी, शादी मुबारक करके एक स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने चालू की थी, और उसमें आज तक 2,70,000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिला। बजट भी 2,330 करोड़ हमने खर्च किया, हमारे महमूद भाई याद दिला रहे। तो मैं बस यही कहूँगा आखिरी में कि जो भी आपका डिक्लेरेशन है, इससे ऊपर, इससे कहीं गुना ज़्यादा हमने ऑलरेडी डिलीवर किया। और हमारे भाइयों को, बहनों को मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आज आप नीयत देखिए कांग्रेस पार्टी की। आप सोचिए एक मिनट के लिए कि जहाँ वो लोग सत्ता में, कर्नाटक में, राजस्थान में काम नहीं करते, वहाँ वेलफेयर नहीं करते, पर यहाँ आके बोलते हैं कि 4,000 देंगे, 4,000 करोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप ज़रा एक बार पूरी तरह से छानबीन करें डिक्लेरेशन का, और साजिश आप समझें। और यहाँ पे जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाला पीसीसी प्रेसिडेंट जो है, उसका आइडियोलॉजी, और लग रहा है कि बीजेपी का आइडियोलॉजी और कांग्रेस का आइडियोलॉजी तेलंगाना में मिला जुला है। मैं एक और किस्सा भी आपको सुनाता हूँ। आज जहाँ राजा सिंह लड़ रहा है, जहाँ बंडी संजय लड़ रहा है, जहाँ धर्मपुरी अरविंद लड़ रहा है, कांग्रेस ने पूरी तरह से जानते हुए, पूरी तरह से वाकिफ होते हुए, वहां पे बहुत ही वीक कैंडिडेट उन्होंने ठहराया। आज गोशामहल में एक बहुत ही वीक कैंडिडेट, करीमनगर में वीक कैंडिडेट, इन तीनों का आज लिख लो आप, इन तीनों का जमानत जब्त हो जाएगा। जानते हुए पूरी तरह एक वीक कैंडिडेट को एक मैच फिक्सिंग में उन्होंने वहां पे ठहराया। आप एक बार ये जानकारी लीजिए, आप एक बार ये डिटेल लीजिए। कुरुटले में, साथ ही साथ करीमनगर में और गोशामहल में, इससे कांग्रेस पार्टी का नीयत साफ होता। मैं अंदर చెప్పేది